पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मौका मिला था और अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी बिहार में सबसे बड़े भाई के रोल में है, सबसे अधिक विधायक उसके पास है, जिसे दिलीप जायसवाल को लाया गया। लेकिन दिलीप जायसवाल जो पिछले 24-48 घंटे में दिल्ली से लौट करके आए हैं, जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उन बयानों से साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो हल्ला बोल वाली स्थिति में है, जिस फैसले से वो एनडीए से बाहर नहीं जाए। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार को रोक के रखना है एनडीए गठबंधन में, और नीतीश कुमार को का डर को निकाल देना बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार को ये भी समझ में आ रहा होगा कि अगर इसमें ये ज़्यादा इनके साथ सीटें आ गई तो हमको बाहर निकाल करके ये आपस में भी सरकार बना सकते हैं। दूसरा पक्ष जो है वो चिराग पासवान का है। चिराग पासवान के लोग निश्चित रूप से ये बात कहेंगे कि आरक्षण में कोटा के भीतर कोटा, ये जो है उससे जो उनके लोग हैं उनके अधिकार और उनको मिलने वाली सुविधाएं कम होंगी, बाकी के लोगों को मिलेगा। और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जिस रोल में है उसमें तीसरा विकल्प बन रहे हैं। कई ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे संपादक कहते हैं कि दिलजलों की ये पार्टी है, जिन लोगों को कहीं जगह नहीं मिल रहा है वो वहां जा रहे हैं, या जिन लोगों की नाराजगी है वो जा रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये भारत लाइव का विशेष कार्यक्रम रातों रात है, जहां बिहार की राजनीति में रातों रात हुए इन बड़े घटना के बारे में आज सुबह सवेरे हम चर्चा करने बैठे हैं। लेकिन आज हमारे साथ बाबा हैं जिन्होंने शो की शुरुआत की थी। बाबा से तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। बाबा, पहला तो मेरा जो सवाल है आपसे, और एक मन में जिज्ञासा भी है कि भाजपा का हल्ला बोल, भाजपा और जदयू आमने सामने है, क्या कुछ भाजपा किसके खिलाफ हल्ला बोल कर रही है? देखिए खुशी, सबसे पहले तो रातों रात को एक बार फिर से जीवित करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। रातों रात की जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे इस नाम से लोग जानते थे, और कहीं जाता भी था तो चर्चा होती थी कि रातों रात वाले बाबा आप ही ना हैं, तो बड़ा आनंद मिलता था जी। और लोगों को मैं एक मुश्त सुबह सवेरे खबरें मिल जाती हैं जो पूरे दिन ट्रेंड करने वाली हैं, 24 घंटे तक जिन खबरों पे विशेष फोकस होगा। तो सबसे पहला आपने सवाल पूछा है कि भारतीय जनता पार्टी का हल्ला बोल। देखिए, हल्ला बोल 2025 के चुनाव की तैयारी, भारतीय जनता पार्टी में एक परंपरा रही है पिछले 10-12 सालों से। मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक की तैयारी उसी समय शुरू कर देती है। जैसे एक चुनाव खत्म हुआ और अगला चुनाव जहाँ है वहाँ की तैयारी सेम डे से रिजल्ट हुआ और शुरू, सारा बोरिया बिस्तर लेकर के वहाँ फिर पहुँच जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में कि जब यहाँ का काम खत्म हो गया तो दूसरे असाइनमेंट पर वो चले जाते हैं, पूरा बोरिया बिस्तर, उसमें देखिए खाना, लकड़ी, चूल्हा, सारा चीज़ उसमें पैक रहता है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी में अपना पूरा दल बल लेकर के वहाँ नेक्स्ट चुनाव की तरफ चली जाती है। बिहार में 2025 में चुनाव होने वाले हैं और यहाँ की तैयारियाँ भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मौका मिला था और अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी बिहार में सबसे बड़े भाई के रोल में है, सबसे अधिक विधायक उसके पास है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की एक तरफ जहां प्रतिष्ठा फंसी हुई है, वहीं उसे एक नया प्रयोग भी करना है, क्योंकि 2005 से उठा करके अगर देख लें, जब से वो सत्ता में आई है नीतीश कुमार के साथ, तब से भारतीय जनता पार्टी को ये सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ था कि वो नीतीश कुमार या किसी भी दल से बड़ा दल हो जाए। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सुखद समय है, और इस समय को, इस मौके को वो फिर से अपना बना करके रखना चाहती है। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में एक नया बदलाव हुआ है। कुशवाहा समाज कुछ नाराज चल रहा था, तो शायद हो सकता है कि उसी के चलते सम्राट चौधरी को थोड़ा सा ड्रॉप किया गया है और मुख्य भूमिका से उनको अलग करके रखा गया। हालांकि दिलीप जायसवाल के साथ जो उनका ट्यूनिंग है बहुत अच्छा नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में दिलीप जायसवाल, जो कि चंद्रवंशी समाज से, माफ़ कीजिएगा, वैश्य समाज से आते हैं, उनको ये जिम्मेवारी देने का सबसे बड़ा कारण है कि जो समाज भारतीय जनता पार्टी से अलग हो रहा था उसे भी समेट करके ले आना। अब ऐसी स्थिति में, इससे पहले भी आपने धर्मशिला गुप्ता को देखा होगा कि उन्होंने राज्यसभा भेजा है, तो निश्चित रूप से एक जो कमी खल रही थी बिहार में, और वो कमी खल रही थी सुशील मोदी की। सुशील मोदी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे और दिलीप जायसवाल को, नीतीश के भी तो खास थे निश्चित रूप से। तो दिलीप जायसवाल भी उसी समय के नेता हैं जब ये दोनों पिक पर थे। तो निश्चित रूप से दिलीप जायसवाल बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, उन बातों को समझते भी हैं, इसलिए दिलीप जायसवाल को लाया गया। लेकिन
दिलीप जायसवाल जो पिछले 24-48 घंटे में दिल्ली से लौट करके आए हैं, जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उन बयानों से साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो हल्ला बोल वाली स्थिति में है। इसको आप चुनाव की तैयारियों से लेकर के देख सकते हैं, एनडीए गठबंधन के साथियों के साथ सामंजस्य बिठाने को ले सकते हैं, या फिर नीतीश कुमार का जो क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म वाला CCC वाला मामला है, उस मामले पर एक नया एक्शन लेते हुए देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने कल कहा भी है, में सिर्फ संजीव वंश वाली बात नहीं है, ये पूरी कहानी है जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमने पिंजड़ा तैयार कर लिया है और कोई भी जो भ्रष्टाचार करेगा वो बचेगा नहीं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उन सभी विषयों पर, सभी विषय वस्तु पर भारतीय जनता पार्टी की पैनी नज़र है और एक्शन में वो आ चुकी है। दैट मीन्स कि हल्ला बोल है, और ये हल्ला बोल सिर्फ बिहार में किसी खास पर नहीं है, पूरे सिनेरियो में भारतीय जनता पार्टी हल्ला बोल करके अपनी शक्ति आंकना चाहती है कि वो कितना पानी में है। बाबा, कहीं इसी से तो डर के राहुल गांधी ने ये नहीं बोला कि मेरे घर पे ईडी रेड करने वाली है? देखिए, राहुल गांधी का मामला कुछ अलग है। राहुल गांधी वाला मामला है कि ईडी का रेड तो सबके यहाँ हो रहा है, हमने इस पर एक विस्तृत खबर भी किया था। ठीक है, राहुल गांधी ने ये बात कही, उन्हें कहीं से जानकारी मिली, अब कितना सत्य है इस बात को तो अगर ईडी का रेड होता है तब पता चलेगा, या फिर हो सकता है कि उन्होंने इसलिए भी कहा हो कि ईडी के रेड का उनको जानकारी मिल गया हो और ये बात पब्लिक डोमेन में आने के बाद ईडी अपना जो रेड करने वाला प्रक्रिया है उसे रोक दे। बहुत सारी बातें इसमें हो सकती हैं। अच्छा बाबा, सीएम नीतीश के करीबियों पर गाज गिर रही है, जिस तरीके से संजीव हंस पे आरोप लग रहा है और बीजेपी भी इसके पूरे समर्थन में है। देखिए, एक चीज़ आप बहुत महत्वपूर्ण है, आप देख रहे होंगे पिछले कई दिनों से मैं इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा जो मैंने सोचा समझा है, और जितना मैं बिहार की राजनीति और नीतीश कुमार को समझता हूँ, उसमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बात सामने निकल के आ रही है। वो बात है कि नीतीश कुमार क्या सीट शेयरिंग के समझौता में अपने मन की करना चाहते हैं, या फिर वो एनडीए गठबंधन की जो आवश्यकता है, जिस तरह से सभी को साथ लेकर चलना है, उसके अनुरूप फैसला लेते हैं। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में नीतीश कुमार को बड़े भाई की भूमिका में रहना होगा, जो कि नीतीश कुमार की राजनीतिक प्रकृति भी रही है। तो ऐसी स्थिति में 243 सीटों का ये जो तिलस्म है, इसका जो चक्रव्यूह है, उसको कैसे तोड़ा जाएगा, किसे कितनी सीटें देकर के संतुष्ट किया जाएगा। चूंकि ये बिहार का चुनाव है, और बिहार के चुनाव में जहां एक तरफ आपने देखा होगा कि हर वो दल चाहता है कि मेरा नेता मुख्यमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी ने 2020 में ही ये बात कहा था कि हम अगले चुनाव में अपना मुख्यमंत्री का चेहरा देकर के चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने तब 2020 में ये बात कही थी कि अंतिम चुनाव प्रचार के दिन कि मैं अब वोट मांगने आपके पास नहीं आऊँगा। लेकिन इसके बाद भी लगातार नीतीश कुमार 2025 के चुनाव में भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार भी हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी अवेल करने के लिए भी तैयार हैं। ये दोनों ही परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि जब सीट शेयरिंग का समझौता होगा तो निश्चित रूप से दोनों के बीच में काफ़ी कुछ खटास आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। और यही हुआ था 2020 में भी, जिसमें चिराग पासवान को अलग होना पड़ा था। वो मांग रहे थे, उतनी सीटें उनको नहीं मिल रही थी, या हो सकता है कि ये पूरा का पूरा प्लान ही हो कि उनको कुछ देना ही नहीं है, उनको बाहर करना है, जिसका दंश ऑलरेडी नीतीश कुमार झेल चुके हैं। तो नीतीश के पास दोनों ही परिस्थितियां हैं। लेकिन अब तो सब ठीक दिख रहा है चिराग पासवान। देखिए, सियासत में कब ठीक कब गलत होता है ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। अब दोनों ही परिस्थिति की मैं बात कर रहा था कि नीतीश कुमार चिराग पासवान के अगेंस्ट में भी जाकर के देख चुके हैं, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है, और चिराग पासवान को साथ लेके भी देख चुके हैं कि चिराग पासवान 2024 में आए तो क्या फ़ायदा मिला है एनडीए गठबंधन को। तो इन सारी चीज़ों को यदि आप खाके में रखते हैं तो यहाँ लगता है कि नीतीश कुमार एक फैसला ऐसा ले सकते हैं जिस फैसले से वो एनडीए से बाहर नहीं जाए। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार को रोक के रखना है एनडीए गठबंधन में, और नीतीश कुमार को का डर को निकाल देना बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार को ये भी समझ में आ रहा होगा कि अगर इसमें ये ज़्यादा इनके साथ सीटें आ गई तो हमको बाहर निकाल करके ये आपस में भी सरकार बना सकते हैं, जो वर्तमान परिस्थिति में संभव भारतीय जनता पार्टी के लिए भी नहीं है और राष्ट्रीय जनता दल के लिए भी नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार के पास इतने अंक हैं जिससे कि इनके बिना कोई भी सरकार नहीं बन सकती है। और आगे भी 2025 में नीतीश कुमार इसी तरह का कुछ चाहेंगे कि परिस्थितियां बनी रहे जिससे कि वो मुख्यमंत्री कुर्सी पर बने रहे। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार अगर कुछ इसमें अलग फैसला लेते हैं तो इनका डब्बा गोल होना, जैसा कि पूछ भी रही थी, तो डब्बा गोल होना लाजमी है। अच्छा बाबा, ये जिस तरीके का आरक्षण का फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से, कहीं ना कहीं मैं नेता का वो आप बताइएगा, कुछ लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। पहुंचे थे पटना पर
कह दिया कि मैं सहमत नहीं हूँ, उनकी सांसद भी बोल रही हैं कि छुआछूत हो रहा है ये। देखिए, इसमें दो बातें हैं, इसको आप दो तरह से समझिए। तेजस्वी और चिराग, ये दो फैक्टर हैं। तेजस्वी यादव की लड़ाई इस बात को लेकर के नहीं है कि आरक्षण के भीतर आरक्षण है। तेजस्वी यादव की लड़ाई ये है कि 50% को 65% किया जाए। दोनों की दो लड़ाई है, क्योंकि अगर तेजस्वी यादव ये लड़ाई लेकर के आगे बढ़ते हैं तो उनकी लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी, क्योंकि उनको आरक्षण बढ़ाना है। और यहाँ आरक्षण के भीतर आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं चिराग पासवान, इसलिए कि उनके आरक्षण का हिस्सा किसी और को दिया जाना है। तो ये दोनों ही परिस्थितियां अलग हैं, और ऐसी स्थिति में ये दोनों के दोनों जिस तरह से झोलझाल कर रहे हैं, ये नीतीश कुमार को और एनडीए गठबंधन को परेशान करने वाला है निश्चित रूप से। अगर लोगों को समझाने में तेजस्वी यादव सफल हो गए, जैसा कि 2015 में वो सफल भी हो गए थे, मैंने कहा भी था आपको कि मैं इस पर एक अलग से खबर भी करना चाह रहा था। तो आरक्षण के मुद्दे को लेकर के जिस तरह से आपको याद होगा कि उस समय मोहन भागवत ने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा की जरूरत है, और समीक्षा ये हर 10 साल पे होता है, ये सामान्य सी बात उनकी थी, सामान्य भाषा थी। लेकिन इसको जिस तरह से लालू प्रसाद ने प्रमोट किया, प्रोड्यूस किया और लोगों को समझाने में सफल रहे कि यदि आप एकजुट नहीं रहिएगा तो आरक्षण भारतीय जनता पार्टी खत्म कर देगी, और ये उनके जीत का कारण बना था। हालांकि ये जीत बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाई थी। नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद को सत्ता से बाहर करके फिर से भाजपा को सत्ता में ला दिया था, ये एक अलग मुद्दा है। दूसरा पक्ष जो है वो चिराग पासवान का है। चिराग पासवान के लोग निश्चित रूप से ये बात कहेंगे कि आरक्षण में कोटा के भीतर कोटा, ये जो है उससे जो उनके लोग हैं उनके अधिकार और उनको मिलने वाली सुविधाएं कम होंगी, बाकी के लोगों को मिलेगा, और ये अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में इसको लेकर के और अपने वोट बैंक को बचाने को लेकर के कहीं ना कहीं दोनों ही अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और ऐसे में नीतीश कुमार के लिए झोलझाल निश्चित रूप से कर रहे हैं। चिराग पासवान को अपने वोटर्स का भी तो डर हो गया होगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अब वो सब वोट बैंक के लिए ही तो होता है ना, सारे तो वोट बैंक के लिए ही लड़ते हैं, और अंततः उनको लड़ना भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं लड़ना चाहिए, उनको लड़ना चाहिए। जो उनके हिसाब से उचित है और उनके लोगों के हिसाब से उचित है, उसकी लड़ाई तो लड़नी ही चाहिए ना। अच्छा बाबा, प्रशांत किशोर, आखिरी मेरा सवाल है, अब काफी चर्चा है वन में, बारिश में भीग कर जनता को रुझा रहा है और जनता खड़ी होकर सुन रही है उनकी बातें। आज बारिश में भीग करके कर रहे हैं, इससे पहले धूप में कर रहे थे, उसके बाद ठंडा में कर रहे थे। ये तो जब आप निकले हैं यात्रा पर तो बारिश भी होगी, ठंडा भी होगा, इसका आप सिंपैथी नहीं ले सकते हैं। ये आपने चुना है कि आप गर्मी में भी, बरसात में भी, ठंडा में भी, एक सिपाही जब सेना में भर्ती होता है और जब बॉर्डर पे रक्षा करते रहता है तो -डिग्री में भी वो देश की रक्षा करता है, बारिश में भी करता है, आग के गोले बरस रहे हैं उसमें भी करता है, दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं वहां भी करता है। तो उसी तरह से आप जब समाज को सुधारने और बिहार को कुछ देने चले हैं तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। बारिश, जब लोग बारिश में भीग करके इतने लोग सुन सकते हैं आपको, तो आपको बारिश में देने में क्या दिक्कत है? ये एक अलग मुद्दा है। मुद्दा यहाँ ये है कि प्रशांत किशोर जिस शैली के साथ अपनी राजनीति कर रहे हैं या जिस शैली के साथ लोगों को कॉन्विंस कर रहे हैं, वो काफी डरावना है उन स्थापित दलों के लिए जो लगातार बिहार पर कुंडली मार करके बैठे हुए हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, या फिर जनता दल यूनाइटेड हो। इन लोगों के सिवाय तीसरे की एंट्री यहाँ नहीं हो पा रही थी। रामविलास पासवान तक कोई एंट्री इन लोगों ने नहीं दिया था, और कुछ हद तक रामविलास पासवान ने भी इन लोगों की बात नहीं मानी थी। बिहार में जिस तरह की राजनीति चल रही है और जिस तरह से आप देख रही होंगे कि 32-35 सालों से ये लगातार दोनों कब्जा किए हुए बिहार की राजनीति पर, वहाँ एक बड़ा हर्डल की जरूरत थी, अवरोध की जरूरत थी, जहां लोगों को यह एहसास कराया जा सके कि ये दोनों ही नहीं, तीसरा विकल्प भी मौजूद है। और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जिस रोल में है उसमें तीसरा विकल्प बन रहे हैं। कई ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे संपादक कहते हैं कि दिलजलों की ये पार्टी है। जिन लोगों को कहीं जगह नहीं मिल रहा है वो वहां जा रहे हैं, या जिन लोगों की नाराजगी है वो जा रहे हैं। कल भी मेरे साथ खबर कर रहे थे, उसमें भी उन्होंने ये बातें कही। तो निश्चित रूप से वैसे लोगों को जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, चाहे कारण जो भी रहा हो, उनमें क्षमता है, कैलिबर है, तो ऐसे लोग प्रशांत किशोर के साथ जुड़ रहे हैं। अपनी पार्टी से भाव नहीं मिल रहा। बिल्कुल, तो उन लोगों को प्रशांत किशोर स्थान भी दे रहे हैं और प्रशांत किशोर का उनको कोचिंग भी मिल रहा है। दोनों बात, प्रशांत किशोर इसके लिए जाने भी जाते हैं।
निश्चित रूप से जो वर्तमान परिस्थितियां नजर आई हैं, जिसमें प्रशांत किशोर ने जहां जहां जिसको सपोर्ट किया है वहां बहुत कुछ मिला है। आज पप्पू यादव भले ही कह दें कि प्रशांत किशोर से मेरा कोई नाता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के जीत में, माफ कीजिएगा, पप्पू यादव के जीत में प्रशांत किशोर की भी एक बड़ी भूमिका है। इसके अलावा और भी कई हैं, चाहे शंकर सिंह की बात कर लीजिए या आफाक अहमद की बात कर लीजिए, ये सभी जो जीत करके आए हैं, ये कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का उसमें एक बड़ा योगदान रोल रहा है। अब जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं उसमें प्रशांत किशोर ने जिस तरह से एक बड़ा वोट बैंक अपने पर नज़र अपनी गड़ाई है, मुस्लिम वोट बैंक पर, मेरी बात कई लोगों से हो रही थी, उन लोगों ने ये बातें कही कि निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जिस रास्ते चल रहे हैं उस रास्ते हम लोग उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। हम बंधुआ मजदूर किसी के नहीं हैं, हम किसी का वोट बैंक नहीं है, हमें जो उचित लगेगा वो हम करेंगे। और प्रशांत किशोर इसी बात को लेकर के कि अब तक आपने इसके लिए वोट किया, इसके लिए वोट किया, इसके लिए वोट किया, इसके लिए वोट किया, जाति के लिए, फलान के लिए, ठिकान के लिए, ढिमकाना के लिए, इसके लिए, उन्होंने कहा है कि अब आप अपने लिए वोट कीजिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कीजिए। और ये बातें सेंटिमेंटली वो जिस तरह से टीच कर रहे हैं वो लोगों को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है और दूसरा राजनीतिक दल को प्रभावित भी कर रहा है। ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर का ये नया रोल जो है वो बिहार की राजनीति में थर्ड फ्रंट, तीसरे विकल्प की तरफ बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके से बिहार में अब एक चलन हो गया है कि निर्दलीय जीत रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर टेंशन तो बढ़ा ही रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इधर हाल फिलहाल में आपने सुना होगा, मैंने कल इंटरव्यू भी किया है और मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि 2-3 बातें इसमें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक आरक्षण के भीतर आरक्षण, इसका बहुत लोगों को फायदा भी होगा, बहुत लोगों को घाटा भी होगा। तो जो जिन लोगों को घाटा होगा वो सीधे यहाँ से निकल करके प्रशांत किशोर की तरफ जाएंगे। पान समाज, जिसको अभी अभी आरक्षण से वंचित किया गया है, एससी कोटे से उनको बाहर किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो क्या करेंगे? अगर उनको नीतीश कुमार फिर से उसमें शामिल नहीं करते हैं तो फिर से जाएंगे, तो निश्चित रूप से उसको रिवीजन में नहीं जाते हैं, रिव्यू पिटिशन में नहीं जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो नाराज होंगे और नाराज होकर के, जैसा कि कल बता ही रहे थे आईपी गुप्ता हमारे साथ बातचीत में, उन्होंने साफ कहा है कि जो हमारे साथ खड़ा होगा हम उसके साथ खड़े होंगे। दैट मीन्स कि वो प्रशांत किशोर भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कोई भी। तो प्रशांत किशोर यदि फिर से ये दावा करते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें बदलेंगे, तो ये भी बदलाव हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम आरक्षण की जो सीमा जिसकी है उसको उतना प्रतिनिधित्व देंगे। उन्होंने महिलाओं को 40 से ज़्यादा टिकट देने की बात की है। उन्होंने कहा है कि 36% जो ईबीसी हैं उनको देंगे, 27% ओबीसी हैं उनको देंगे, 15.5% जो जनरल समाज है उनको देंगे, 19%, 18% मुस्लिम है उनको देंगे, SC ST 21% है उनको देंगे हम। यानी कि उन्होंने साफ साफ ये बात कही है कि हम सबको बराबर प्रतिनिधित्व देंगे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाले फॉर्मूले पर हम चलेंगे और बिहार को बदलने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों को सामने लाएंगे जो बिहार के लिए सोचे। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं एक नया थ्रेट, एक बड़े विकल्प के साथ प्रशांत किशोर आए हैं। और ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर को आप कमजोर यदि आंकते हैं, जैसे नीतीश कुमार को कभी कमजोर आंक करके आप गलती कर चुके हैं, तो वैसे ही अगर प्रशांत किशोर को कमजोर आंकते हैं तो निश्चित रूप से आप एक बड़ी गलती करने जा रहे हैं और इस गलती की सजा आपको 5 साल तक झेलनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। देखिए बाबा से हमने तमाम मुद्दों पर चर्चा की, प्रशांत किशोर से लेकर चिराग पासवान, उसके बाद आरक्षण के भी मुद्दे पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है उस पर भी हमने बात की। फिलहाल रातों रात में इतना ही। आज की भी जो खबरें रहेंगी हम आप तक पहुंचाएंगे। भारत लाइव में इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।